क्या आपका बच्चा भी रात में बिस्तर गीला कर देता है? याद रखिए, नॉकटर्नल एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग कोई शरारत नहीं बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है। मैं हूं आपका डॉक्टर साहब, एक एमबीबीएस फाइनल स्टूडेंट, और आज हम बात करेंगे उन वजहों की जिसकी वजह से नॉकटर्नल एन्यूरोसिस या बेड वेटिंग होता है। लोग कहते हैं बच्चा लेजी है, पर साइंस कुछ और ही कहती है। बेड वेटिंग अक्सर हार्मोन या ब्लैडर की कैपेसिटी की वजह से होती है। इस वीडियो में हम नॉकटर्नल एन्यूरोसिस के पीछे को क्लिनिकली और रियलिटी को डेफिनेशन क्या कहती है कि इनवॉलेंट्री यूरिनेशन या बेड वेटिंग 5 साल के ज़्यादा उम्र के बाद हो तभी हम उसको नॉक्टर्नल एनोरोसिस के कंडीशन में हम उसको रखेंगे। एपिडेमियोलॉजी क्या है? ये मेल्स में ज़्यादा होती है और फीमेल्स को कम अफेक्ट करती है। अगर पेरेंट्स में किसी एक पेरेंट्स को पहले ये शिकायत रही है तो बच्चे में होने की शिकायत ये 44% 44% हो जाती है। अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड रहे हो, पहले कभी उनको नॉक्टर्नल एनोरोसिस की बीमारी रही हो बचपन में, तो बच्चे में ये बीमारी होने का संभावना 77% तक हो जाता है। प्राइमरी एन्यूरोसिस और सेकेंडरी एन्यूरोसिस, दो तरीके के एन्यूरोसिस होते हैं। प्राइमरी एन्यूरोसिस में कि बच्चे ने कभी वो आदत ही डेवलप नहीं की कि उसको रात में सुसु रोक के सो सके या सुसु ना हो। सेकेंडरी एन्यूरोसिस हम उसे बोलते हैं कि बच्चे में वो आदत डेवलप हो गई थी, उसको सुसु या बेड वेटिंग रात में नहीं होता था, लेकिन अब अचानक से उसको रिलैप्स कर गया, वापस आ गया, उसको बेड वेटिंग होने लगी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में बस यही अंतर है कि प्राइमरी में उसने कभी डेवलप नहीं किया और सेकेंडरी में उसने डेवलप कर लिया है। सेकेंडरी के कॉज जो होते हैं वो बीमारी की वजह से होता है, लेकिन प्राइमरी का जो कॉज होता है वो आदत की वजह से होता है। अब सेकेंडरी का कॉज का जो एग्जाम्पल है, जैसे उसको हो सकता है डायबिटीज हो या यूटीआई हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ हो। देखो, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या है? लाइफ स्टाइल चेंज और मोटिवेशनल थेरेपी हम इसमें करते हैं। हम कहते हैं कि बच्चा जल्दी खाना खा ले, शाम के बाद कोई फ्लूइड इंटेक ना करे, शुगर या कैफिनेटेड प्रोडक्ट को तो बिल्कुल ही ना ले, जैसे कॉफी और सोडा, और ये भी इंश्योर करते हैं कि बच्चा सोने से पहले अपना ब्लैडर वाइट कर ले, मतलब सुसु कर ले या बाथरूम चला जाए और कंप्लीट अपना ब्लैडर वो कर ले। मोटिवेशनल थेरेपी में हम क्या करते हैं कि बच्चे को हम स्टार चार्ट बनवाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम एक बच्चे को हम एक कैलेंडर देते हैं और हर कैलेंडर में जिस रात बच्चा सुसु नहीं करता है, बेड वेटिंग नहीं करता, हम एक स्टार देते हैं, और 6 से 7 स्टार अगर लगातार उस बच्चे को मिल जाते हैं तो हम उसको एक रिवार्ड की तरह लगता है या फील होता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट भी कहते हैं। एंड अलार्म टेक्निक, इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे के अंडरवियर में हम एक सेंसर फिट कर देते हैं, और उस सेंसर बहुत ही सेंसिटिव होता है, जरा सा ही यूरिन पास होता है और वो सेंसर बजने लगता है, जिससे बच्चा उड़ जाता है और जाकर सुसु कर लेता है या वेटिंग नहीं होती है। ऐसे धीरे 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 करते करते बच्चा क्या करता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा बिना अलार्म बजने के पहले ही उड़ जाता है और उसकी आदत ये डेवलप हो जाती है। देखिए, ये एक बिहेवियरल थेरेपी है और ये ऐसे ही डेवलप होती है। बच्चे का दिमाग अभी उतना डेवलप नहीं होता, धीरे धीरे जैसे उसका दिमाग डेवलप होता है, आदतें डेवलप होती हैं, बेड वेटिंग की आदत छूट जाती है। तीसरा है हमारे पास दवाइयों से हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, फार्माकोथेरेपी क्या देते हैं। तो 3 ड्रग है हमारे पास, इमाप्रिन, डेस्मोप्रेसिन और आर्जिब्यूटिन। देखो, डेस्मोप्रेसिन जो है वो हम इनहेलेशनल रूट से तो बिल्कुल ही नहीं देंगे क्योंकि बच्चों में बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट है उसके। अब कुछ की टेकवेज है, रिलैप्स रेट्स क्या है। देखो, फार्माकोथेरेपी अगर आपने अकेले चलाया तो बहुत ज़्यादा रिलैप्स करेगा बच्चा, लाइफ स्टाइल बहुत कम रिलैप्स करेगा। अगर आपने दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया, लाइफ स्टाइल और फार्माकोथेरेपी का, तो रिलैप्स रेट और भी कम हो जाता है। थैंक यू।